हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये कि सब लोग अगर नोट्स बनाते ना, अब नोट्स बनाने में लगता है ज़्यादा टाइम, सही है ना। और फिर नोट्स को बनाओ, फिर दो, फिर बच्चे, अब आज का नोट्स अलग है, फिर कल का नोट्स अलग है, इधर उधर इधर उधर वो चले जाती हैं, मतलब फाइलें आगे पीछे हो जाती है। फिर बच्चों की स्टोरेज वगैरह का भी मसला आता है कि यार फाइलें आ रही हैं, मोबाइल की स्टोरेज भर रही है या उसके लैपटॉप की स्टोरेज भर रही है। तो ऐसा कोई सीन नहीं होगा। आप लोगों को गिटहब यूज़ करना आता है ना। गिटहब पढ़ेंगे थोड़ा सा, शुरू में गिटहब भी पढ़ लेंगे साथ, अगर नहीं भी आता तो वो भी हो जाएगा। बेसिक्स जो गिटहब होता है वो कवर कर लेंगे। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, हम लोग जिस फाइल में हम काम कर रहे होंगे उसी फाइल में जो भी चीज़ मुझे समझानी होगी, मतलब कोई भी लेट से कि अगर मैं लिखता हूँ इस लाइन में ये काम हो रहा है और इस तरीके से हो रहा है, वो मैंने आपको समझा तो दिया, लेकिन अब रिमेंबर अगर याद कराने के लिए एक तो वीडियो रिकॉर्ड है, मेन मेन हमारी वीडियो रिकॉर्ड होगी, वो हो जाएगी। अगर आपको वो कोड चाहिए और नोट्स के साथ चाहिए तो उसी के साथ साथ मैं उसकी अपर लाइन में लिख दूंगा कमेंट कि भाई यहाँ पे ये अच्छा काम हो रहा है और आप यहाँ से ये कर सकते हैं। तो होगा क्या, मेरे एक तो टाइम बचेगा मेरा भी, और दूसरा आपकी स्टोरेज भी बचेगी। अब आप क्या करोगे, आप आओगे मेरे गिटहब अकाउंट पे, अगर अब आपको वो कोड या वो नोट्स चाहिए, वो कोड चाहिए, तो ये मेंशन सही रहेगा, सही है, हाँ मैं भी यही बोल रहा हूँ। आप लोग आओगे मेरे अकाउंट पे, ये मेरा अकाउंट है github.com पे आके अयान शेख 6600 पे आके एक रेपो मैंने बना दिया है जो अभी एम्प्टी है। ये रोज़ाना की बुनियाद पे जब भी हमारी क्लास होगी तो क्लास 1 के हिसाब से एक फ़ोल्डर आ जाएगा, 2 फ़ोल्डर आ जाएंगे, 3 फ़ोल्डर आ जाएंगे, जैसे जैसे क्लासेस आती रहेंगी। GISC-स्टूडेंट लगा आप स्टूडेंट्स करेंगे ना, तो ये रेपो खुल जाएगी। इसके अंदर आपको आगे वो कोड मिल जाएगा, जैसे अगर क्लास 1 का होगा, जैसे अगर आज की क्लास, पहली क्लास तो नहीं लेंगे, ये डेमो क्लास होगी बेसिकली, जिसमें मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा। तो उसमें आप आके उस फोल्डर में आके आप वो फाइल एक्सेस करके अपने पास ले सकते हो। पहली बात तो ये हो गई, सही है ना। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम आप यहाँ से आके गेट क्लोन कर लोगे। अभी आ नहीं रहा वो यहाँ पे, अभी वो आ नहीं रहा है यहाँ पे, इस वजह से शो नहीं हो रहा। अभी जब वो आएगा तो मैं आपको एक पहला पुश कर देंगे, फिर उसके बाद गेट क्लोन करके मैं आपको बता दूंगा, सही है ना भाई। तो आप वो वहाँ से क्लोन कर लोगे, इससे फ़ायदा क्या होगा, आपके कंप्यूटर में डायरेक्ट कोड आ जाएगा, आप वहाँ से उसी को कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी और मैंने वो कर दिया, असल में वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है ना। सॉरी सॉरी, सही, स्क्रीन शेयर करती। आपको आना है यहाँ पर github.com पे, और अयान शेख, और फिर उसके बाद GISC-स्टूडेंट पे आके यहाँ पे आपको सारे फोल्डर अपलोड मिल जाएंगे जो जो कि रेगुलर बेसिस पे अपग्रेड होते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे। अच्छा, अपडेट होते रहेंगे। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है, अभी तो बनेगा नहीं, लेकिन मैं आपको पहले से बता दूँ कि जब आप इसको, जैसा आज आपने करा, कि मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ, रुको। लेट्स से कि मुझे अगर ये वाला पोर्टफोलियो जो मेरा बना हुआ है, कोई चुराना नहीं है, बहुत अच्छा बना हुआ है, टेम्पलेट चोरी नहीं करना। इसको, मेरे को इसका कोड चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ आऊँगा, इसको क्लोन, इसका जो URL है ना, इसको मैं करूँगा कॉपी। अब मैं आता हूँ यहाँ, अब मैंने कोई अपने फोल्डर पे आया और मैंने इसको बोला भाई CMD। अब मैं यहाँ बोलता हूँ गेट क्लोन, और मेरा वो URL, सही है। फर्स्ट टाइम आपको मेरी रेपो से, जो जिस रेपो में हमारा सारा कोर्स मटेरियल होगा, उस रेपो का कॉपी करके आपको क्लोन करना है, सही है ना। ये क्लोन हो रहा है, ये क्लोन हो गया, इसमें मैं चला गया। अब देखो, एक बार कर लिया आपने, अब आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक मिनट आयान, हाँ ये क्या। माइक सामने किसी का म्यूट करवा दो। अच्छा, गुड्डा नाम की कोई है। यार सारे अपने माइक माइक वो कर लें, म्यूट कर लें। हेलो। अ, सही, अभी म्यूट कर दिया, मैं बाद में खोल दूँगा, सही है।
तो आपने आके ये क्लोन करना है। क्लोन करने के बाद ये क्लोन हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको मैंने खोल लिया CMD में। अब जैसे कि ये तो हो गया पहले दिन का, पहले दिन आपने क्लोन कर लिया। अब आपको जैसे कि अगले दिन मैंने कोड पुश करा, मैंने एक और फोल्डर बना के इसके अंदर डाल दिया। जैसे कि मैं अभी एक डाल देता हूँ, एम के डी आर टेस्ट के नाम से मैंने एक बना दिया। सही है, LS करा। LS की कमांड नहीं चल रही यहाँ पे है। इसको मैं करता हूँ कोड। अच्छा, ये MKDR वगैरह इसको छोड़ देना, मैंने ये डायरेक्टरी क्रिएट करी है सिर्फ बताने के लिए आप लोगों को। टेस्ट के नाम से एक बन गई है। सही है, इसको मैंने इंडेक्स .html कर दिया। सही है, फ़िलहाल के लिए मैं पोर्टफोलियो थोड़ा सा अपना ख़राब कर रहा हूँ, वरना ये कोई मसला नहीं होता इसका। अच्छा, ये कर दिया मैंने। अब इसकी चेंजेस आई। मैंने अ, इधर से पुश करूँगा नहीं। सही है, मैंने चेंजेस करके पुश करी ना। अब आप लोगों ने क्या करना है देखो। अब मिसाल के तौर पे अ, मिसाल के तौर पे आप मान लो कि इसके अंदर जो है GISC वाला, स्टूडेंट वाला, इसके अंदर समझ लो, मान लो हमारी 10 क्लासेस हो गई और 10 फोल्डर आ गए। अब आप क्लोन करने जाओगे ना तो बहुत बड़ी फाइल बन जाती है। किधर? बहुत बड़ी फाइल बन जाती है, तो उसको क्लोन होने में टाइम लगेगा। तो सिंपल से आपने पहली बार कर लिया, पहली क्लास में। आज अगर मैंने बना दिया इसके अंदर एक फ़ोल्डर पुश करूँगा, तो आज या कल में आप लोगों ने वो गिट क्लोन कर लेंगे। गिट क्लोन करने के बाद जब भी जैसे नेक्स्ट क्लास में मैं अपडेट करूँगा ना, तो आपने एक कमांड चलानी है। क्या? गिट पुल। क्या कमांड चलाएंगे आप? गिट पुल की। ये गिट पुल चलाएंगे ना, ये जाके देखेगा भाई क्या क्या चेंजेस हुई हैं। अगर कोई चेंजेस नहीं होंगी तो ये बता देगा ऑलरेडी अप टू डेट, और अगर कोई चेंजेस होगी तो वो आपकी फ़ाइल में इंपोर्ट कर देगा बस। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको पूरा पूरा कोड बार बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है ना भाई, बेसिक्स ही है। और बाकी जो कोड पुश करना वगैरह तो आप लोगों को आता ही होगा, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, ऑनलाइन जो पैकेजेस बनवाए थे, तो उसमें पुश करना भी सिखाया गया था। ये मुझे ज़रा काइंडली बता दें कि वो तो आता है ना, या वो बताने की भी ज़रूरत है। हेलो, एनी रिस्पॉन्स? आता है। सही है, एक को आता है, एक ही रिस्पॉन्स आया है फ़िलहाल तो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट HTML से करना है, या जावास्क्रिप्ट से करना है डायरेक्ट, या अपना CSS से करना है? स्टाइलिंग कहाँ से करना है स्टार्ट? CSS से स्टार्ट करें, या रिएक्ट से भी कर सकते हैं? अगर डायरेक्टली रिएक्ट से करना चाहें, कोई मसले वाली बात नहीं है। देख लो आप लोग अपने हिसाब से, मुझे बता दो कि किस कहाँ से करनी चाहिए। वैसे समझ में तो आ रहा है ना यार? देखो, समझ में आएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे ना, वरना फ़ायदा नहीं है ना आगे बढ़ने का। अभी तक जो समझाया वो समझ में आया? हेलो, या भाई HTML CSS से कर लो। सही है, HTML CSS पढ़ना, हम मेन पढ़ेंगे CSS, और उसमें जितनी HTML यूज़ होगी वो करेंगे, ताकि आप लोगों को HTML के बारे में, मतलब CSS के बारे में पता चले। पहले HTML 1 वीक में करते हैं। 1 वीक में HTML ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है, मैं बुक से थोड़ी सी पढ़ा देता हूँ। बुक निकाल लेते हैं। कोर्स मटेरियल आ गया, ये इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, बेकार है ये। अच्छा, पोर्टफोलियो रिलेटेड, अच्छा CMD खुला हुआ है, सॉरी। हाँ, ये मेरे पास इसकी जावास्क्रिप्ट की बुक्स भी पड़ी हुई हैं, और कुछ ये क्या हैं, ये ज़रा मैं देख लूँ। सही है, हाँ, ये जावास्क्रिप्ट की बुक्स हैं मेरे पास। अगर किसी को अब चाहिए होंगी आगे दे देंगे। ये पूरी बुक है, ये इसमें शॉर्ट फॉर्म में थी। और ये आ गया बुक्स का फोल्डर होगा ना मेरे भाई, ये रहा। सही है।
भाई व्हाट इज़ HTML और CSS, सब कुछ इसमें पहले से मौजूद है। ये बुक मैंने पहले अभी बीच में शेयर भी करी थी, किसी ने पढ़ी? कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल के किसी ने कुछ पढ़ा या नहीं? खैर, इस बुक में भाई देखो, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन किसका आएगा? इंट्रोडक्शन आएगा भाई हमारा HTML का। फिर उसका चैप्टर 1 आएगा स्ट्रक्चर। फिर टैग्स का आएगा, लिस्टिंग आएगी, लिंक्स आएंगे, इमेजेस आएंगे, टेबल्स आएंगे, फॉर्म, एक्स्ट्रा मार्कअप, फ्लैश लाइट वगैरह वगैरह। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम मूव करते हैं HTML पे अपनी। सही। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बुक, HTML है इसका, दूसरा है, और तीसरा प्रैक्टिकल है। भाई इस बुक का बनाने का मकसद यही था कि हम स्टैटिक वेबसाइट्स विद डिज़ाइन के साथ बनाना सीख जाएं। और इसको HTML के डीपली वर्जन 5 पे, ख़ास तौर पे इसका वर्जन 5 पे इसको बनाया गया है कि HTML और CSS को मिला के इन्होंने ना एक बुक बनाई है कि HTML, व्हाट इज़ HTML और CSS। तो HTML तो भाई देखो, HTML क्या होती है? HTML होती है ढांचा। जैसे कि मैं कोई वेबसाइट सर्च करता हूँ, फिर मिसाल के तौर पे कोई अनसप्लैश कर देते हैं। कोई भी एक वेबसाइट ले आओ यार, कौन सी लाऊं? तो यूट्यूब देखते हैं। यूट्यूब आ गया भाई, ये आ गई वेबसाइट यूट्यूब की ना। अब मैं चाहता हूँ इसकी मैं CSS फाइल डिलीट कर दूंगा, तो ये देखते हैं कैसी दिखेगी। मैं यहाँ आया, अगर इसमें CSS फाइल होगी, क्योंकि टेलविंड के टाइम पे हम CSS फाइल ढूंढ रहे हैं, जो कि नामुनासिब ही लग रहा है मुझे होगी इसमें। होनी तो चाहिए यार। GS आ गई। खैर, CSS की फाइलें आ गई। आ, 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 खैर छोड़ो इसको, हम डायरेक्ट कोड से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, VS कोड तो चलो आप लोगों ने इस्तेमाल करा ही करा है, लेकिन अगर जैसे कि मैं आपको बोलूँ बिना VS कोड के आप HTML का पेज बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? VS कोड में तो हम बॉयलर प्लेट से की मदद से बना लेते हैं, लेकिन आपको इंटरव्यू में ये भी पूछा जा सकता है भाई, आप आपको ना ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेंसिल और कॉपी, वो पेंसिल और एक पेपर दे दिया जाए, और उसमें बोला जाए कि आपको HTML का पेज बनाना है हेलो वर्ल्ड का, और आप इसमें वो बना के दिखाओ पेंसिल से, और उसका कोड लिख के दिखाओ कि आप कैसे करोगे। तो मेन बात कहने का मकसद ये है कि आपको उसका कोड, बेसिक्स कोड याद होना चाहिए। मतलब कि वो उसका स्ट्रक्चर डिपेंड किस पे करता है, अगर वो चीज़ नहीं होगी तो उसका स्ट्रक्चर नहीं चलेगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात आ गई है बुक के अंदर, वो भी उसकी तरफ भी मूव करते हैं। ये इसकी थोड़ी सी थ्योरी है, ये लोग आप लोग पढ़ लेगा। मैं जल्दी जल्दी कवर करा रहा हूँ HTML, क्योंकि टाइम कम है। हम मेन पढ़ेंगे रिएक्ट सही से। तो ये आ गया भाई इसका बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर एक HTML का टैग होता है, उसी के साथ HTML का क्लोजिंग टैग होता है। इसके अंदर मेन टैग ही ना HTML का होता है, जो क्या पूरे डॉक्यूमेंट को डिफाइन कर रहा होता है कि HTML की जो HTML के अंदर, HTML के टैग्स के अंदर जितना भी लिखा हुआ है ना, वो एक डॉक्यूमेंट है। HTML एक ऐसा, HTML है क्या है? HTML है ही डॉक्यूमेंट। हम एक ये डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर दो टैग होते हैं HTML के अंदर। मेन टैग हमारा HTML हो गया, जो कि डिफ़ाइन करेगा हमारे ब्राउज़र को कि भाई ये HTML की लैंग्वेज है, और ये डॉक्यूमेंट डिफ़ाइन कर रही है। सही है ना? इसके अंदर दो टैग होते हैं, एक होता है बॉडी का टैग, जिसके अंदर हमारा सारा कंटेंट आता है। मतलब हम जितना भी इनपुट फील्ड्स हो गए, हेडिंग्स हो गई, पैराग्राफ्स हो गए, इमेजेस हो गई, जितना भी सब कुछ होगा वो सारा हमारा बॉडी के अंदर आएगा। और इसके अंदर एक होता है, एक और टैग आता है हेड का टैग, जिसके अंदर हमारा CSS की फाइलें, स्टाइलिंग और CSS की फाइलें अटैच करना, मेटा के टैग्स जो कि ब्राउज़र पे जाके वो SEO की मदद, SEO करने में मदद देते हैं। तो ये सब टाइटल का टैग क्या होता है? ये जो HTML
एंड सी एस एस है, ये जो लिखा हुआ आ रहा है वो हेड के अंदर टाइटल का टैग टैग में अगर हम लिखेंगे जो भी चीज़ तो वो यहाँ शो होगी, उसका टाइटल बन जाएगा। और वो टाइटल भी एसईओ में काम में मदद आता है। जब भी आप कोई भी वेबसाइट गूगल पे सर्च करते हो तो वो टाइटल के थ्रू फिल्टर होकर आती है। सही है ना भाई? यहाँ तक समझ में आया? तो ये आ गया, स्ट्रक्चर आ गया भाई। देखो ये थोड़ा सा देख लो, इसका असल अगले पेज पर है। ये देख लिया आप लोगों ने? सही है, आ जाओ इसका। ये जो ग्रीन लाइन है ये मेन HTML का टैग है। इसमें लिखा हुआ भी है द ओपनिंग HTML टैग एंड द क्लोजिंग HTML टैग इंडिकेट दैट इट इज़ द एंड ऑफ द HTML कोड। इसके अंदर जितना भी कोड होगा वो सारा HTML का कोड होगा। सही है। इसमें भी ये बॉडी का टैग जो अभी मैंने पहले बताया आपको, बॉडी का मिसाल दी, द बॉडी टैग इंडिकेटिंग दैट एनीथिंग बिटवीन इन द क्लोजिंग बॉडी टैग शुड बी शोन इनसाइड द मेन ब्राउज़र विंडो। जो भी चीज़ हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो ब्राउज़र पे शो होगी, चाहे अब वो हम बिना उसके लिख दें टैग के या टैग के साथ लिख दें। वैसे करके देखेंगे, मैंने कभी ट्राई नहीं करा बिना टैग के लिख के, वैसे शो हो जाती है। सही है। अब ये आ गई H1। HTML के अंदर अभी हम जब हेडिंग के चैप्टर पे जाएंगे तो HTML के अंदर 6 हेडिंगें होती हैं टोटल, जिसमें से मेन हेडिंग जो होती है H1 होती है। किसी भी एक सिंगल पेज पे, जैसे अगर हमने होम पेज बनाया है ना, तो होम पेज पे H1 सिर्फ एक ही होगा, बाकी सारे H1 H2 H3, H2 भले मल्टीपल होंगे, H3 बड़े मल्टीपल होंगे, लेकिन जो H1 है वो सिर्फ एक होगा। उसकी वजह ये है कि जब साइट लाइव होती है और उसके बाद जब उसको एसईओ करी जाती है तो एसईओ करने में भी ना ये बहुत मदद देता है कि अगर एक पेज पे एक हेडिंग होगी और वो मेन हेडिंग होगी, अगर दो तीन होंगी तो वो थोड़ा मसला करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट वगैरह का मसला आता है सर्चिंग वगैरह में ना। तो अगर मेन पेज पे एक हेडिंग होगी, लेट से अगर मैं सर्च करता हूँ बर्गर, तो अगर मेरे बर्गर एक होम पेज पे हेडिंग के अंदर बर्गर लिखा हुआ है तो वो ज़्यादा प्रेफर होगा ना कि उसके बराबर जिसमें 3 4 मल्टीपल हेडिंग H1 की बनी हुई है। सही है ना भाई? ऐसी H2 होता है, पीछे चले जाते हैं, ये आ गया H2, सब हेडिंग आ गई। फिर अनदर पैराग्राफ का टैग होता है, पैराग्राफ के अंदर कोई भी हम टैग्स लिख सकते हैं, जो लॉन्ग टैग्स होते हैं वो लिख सकते हैं। फिर एक अनदर सब हेडिंग आ गई, मैं पीछे दिखा देता हूँ, ये आ गई एक सेटिंग H2 आया, हेडिंग आई, सब हेडिंग, उसके अंदर फिर एक पैराग्राफ आया उसके नीचे, फिर एक सब हेडिंग आई उसके अंदर फिर पैराग्राफ आया नीचे। सही है ना भाई? अच्छा, टैग्स कैसे लिखते हैं? ओपनिंग टैग की बात हो रही है यहाँ पे। सही है ना? क्लोजर लुक एट टैग। सही है। लेफ्ट एंगल पे आता है लेस देन का साइन, फिर बीच में कैरेक्टर, और फिर राइट एंगल पे आता है ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन आता है यार, सॉरी। अच्छा, इसका क्लोजिंग टैग में बस एक चीज़ बढ़ी आती है, फॉरवर्ड स्लैश आ जाता है, वो क्लोजिंग टैग बन जाता है। जब आप लेस देन का साइन लगाएंगे कैरेक्टर से पहले आपको क्लोजिंग टैग लगाना है। अगर आप बाद में लगा देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। अभी पिछले मेरे एक दोस्त ने, वो भी नया नया सीख रहा है, तो उसने क्या करा था, उसने पूरा पूरा पेज बना लिया। सही है। पूरा पेज बनाने के बाद जब उसने चलाया ना पेज, तो उसमें क्या हुआ, उसने HTML के जो दो टैग बनाए थे ना, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, तो जो उसका HTML का ही क्लोजिंग जो टैग था ना उसमें फॉरवर्ड स्लैश बाद में लगाया हुआ था। अब वो परेशान, बोल रहा पूरा कोड सही है सब कुछ सही है लेकिन HTML के ब्राउज़र पे कुछ शो ही नहीं हो रहा। तो बड़ा मैं, अच्छा मैं भी जब मैंने देखा तो मेरे को नहीं मिला ना, तो मैंने ऐसी कोड VS कोड खोल के मैं आपको दिखाऊं। VS कोड खोलते हैं, बल्कि यहाँ पे इसको यहाँ से बंद करो, कोर्स मटेरियल पे जाओ और डेमो क्लास। सही है।
सही है, डेमो क्लास का हमारा फोल्डर खुल गया। इसमें मैंने एक बना लिया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ये मैंने बॉयलर प्लेट जनरेट कर ली। अच्छा, मैंने जब उसको ऐसे करके क्लोज़अप करा ना, तो फिर मुझे यहाँ से ये एच टी एम एल का टैग का ये हटा हुआ दिखा और यहाँ लगा हुआ दिखा। अच्छा, ये उस वक्त ये काम कर रहे थे, अभी तो हम वी एस कोड में काम कर रहे हैं तो हमें ये एरर दिख जाता है। तो लेकिन जिस टाइम मैंने उसको बेस्ट प्रैक्टिस ये बताई थी, जो मैं आप लोगों को भी प्रेफर करूँगा शुरू में एच टी एम एल जब आप सीख रहे हो, कि नोट पैड पर काम करो। नोट पैड पर मैंने भी जब सीखी थी तो तकरीबन मैंने, अगर ब्राउज़र पे जाएं और इधर देखा जाए, तकरीबन मैंने से 6 से 5 चैप्टर मैंने नोट पैड पे बनाए पूरे, और फिर उसके बाद मैं मूव करा हूँ वी एस कोड पे। उससे क्या हुआ फ़ायदा, मुझे सारे टैग याद हो गए। अब उसको तो वो तो बना रहा था नोट पैड पे, तो नोट पैड पे तो पता ही नहीं चलता ना भाई कि क्या करना है। तो वो उसने बना लिया पूरा, लेकिन चल नहीं रहा। फिर बोल रहा है मुझे, फिर जब मैंने उसको वी एस को, जब उसने मुझे फ़ाइल दी, मैंने वी एस, मैं तो वी एस कोड पे था पहले से ही, तो मैंने यहाँ इसको क्लोज़ करा, तो मुझे पता चला यार ये यहाँ पे मसला है। फिर मैंने उसको बताया यार तुमने ये फॉरवर्ड स्लैश गलत लगाया हुआ है। तो ये टैग्स का खैर ध्यान तो रहेगा, क्योंकि हम वी एस कोड पे ही काम करेंगे जल्दी जल्दी। अब मैंने भाई एक मेन हेडिंग बना लिया H1 के नाम से, और यहाँ मैंने लिख दिया डेमो क्लास। सही है। अब मैं इसको जाता हूँ। अच्छा, ये एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर की, ये भी मैं ताकि हाथ के हाथ बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को जल्द काम करने में जल्दी आसानी होगी। अगर मैं अभी यहाँ जाऊँ, वैसे हम लोग HTML की फ़ाइल कैसे खोलते हैं, मैं यहाँ जाऊँ, इसको खोलूँगा, ये खुल जाएगी। अब जब मैं भी कोई चेंजेस भी करूँ, अब मैं कोई चेंजेस करता हूँ ना, मिसाल के तौर पे मैं गया, मैंने एक और क्लास, बल्कि एक और क्लास नहीं बनाता है क्योंकि मेन हेडिंग मसला करेगी। सही है, मैंने एक सब हेडिंग बना दी सब हेडिंग के नाम से। अब मुझे जाके ना इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। अगर मैं ये लगाता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ रख लूँ और इसको यहाँ रख लूँ, ऐसे करके, आइए, आइए भाई, कहाँ गई वो, ये रही। हाँ, अगर अब मैं इसके अंदर कोई सब हेडिंग भी बनाता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने एक और सब हेडिंग बनाई, अब ये रिफ़्रेश नहीं हो रहा। अब मेरे को बार बार जाके ना इसको रीलोड करना पड़ रहा है, तब जाके ये सिस्टम शो हो रहे हैं। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए ना एक एक्सटेंशन आती है लाइव सर्वर नाम की ना, ये रही। आप यहाँ आके एक्सटेंशन में आके लाइव सर्वर लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगी, ये आ गई। इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये गो लाइव का एक ऑप्शन आएगा, जिसको आप वो जब करेंगे गो लाइव, तो ये हो गई। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई भी चेंजेस करता हूँ, जैसे कि अब मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये खुद ही चेंजेस करता रहेगा, मुझे आउटपुट खुद ब खुद दिखता रहेगा। सही है ना भाई? कोई सवाल, कोई कुछ पूछना हो, कुछ समझ नहीं आया हो? माइक खोल सकते हो आप लोग, खोलो जल्दी जल्दी खोलो, टाइम थोड़ा कम है, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। हेलो। अच्छा, होस्ट मैं किसी को बना देता हूँ ताकि, होस्ट यहाँ से नहीं बनेगा खैर। आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा ज़ोर से बोलो। सब कुछ क्लियर है, सही है भाई। बाकी क्लास कंटिन्यू रखनी है ना अभी थोड़ी सी, या और लंबी करे थोड़ी सी? और चीज़ें बताओ, क्या क्या पढ़ाऊँ, टॉपिक जल्दी जल्दी बताओ, ताकि वही वही टॉपिक पढ़ाते रहे ना, मतलब जिसमें प्रॉब्लम होगी। क्योंकि सारा पढ़ाने में तो सुबह हो जाएगी मेरे भाई, अगर सारा पढ़ाएंगे। और अभी बच्चे भी कम है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। तुम लोगों को तो थोड़ा बहुत आता है, इसलिए
पूछ रहा हूँ अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं पता। अभी तो ये डेमो ऐसे ही डेमो एज अ डेमो क्लास रखी है ताकि इसमें वो चीज़ें क्लियर कर दूँ कि आप लोगों को कोड और नोट्स वगैरह कैसे मिलेगा। अच्छा, जो कोड्स और नोट्स वगैरह की मैं बात कर रहा था, तो वो यहाँ से आपको ऐसे मिलेगा जैसा मैंने यहाँ लिखा, मेन हेडिंग। यही चीज़ मैं नोट्स में लिखूंगा। अब मैं अलग से लिखूँ उसमें मेरा टाइम जाए, फिर मैं आप लोगों को सेंड करूँ, फिर वो आगे पीछे हो जाए, फिर आप लोग बोलो यार मुझे दोबारा दो। तो इससे अच्छा है ये वाला तरीका, बचने का तरीका ना इससे। तो ये हो जाएगा मेन हेडिंग H1, मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको कर दूंगा कमेंट, कमेंट कर दिया। अब ये पता चल गया भाई, इधर लिखा हुआ आ गया कि मेन हेडिंग H1, और इसमें मैं कुछ भी मतलब लिख के जो जो चीज़ें होंगी, और मैं यहाँ लिख देता हूँ सब हेडिंग। CSS भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, सही है। मैंने मैसेज पूरे नहीं पढ़े, भी देखूँगा मैं। सब हेडिंग H2 से H6 तक होती हैं, सही है ना। सबसे छोटी हेडिंग H6 होती है। ये हो गया। पैराग्राफ का टैग होता है, पैराग्राफ के टैग में हम लिख देते हैं कुछ टैग्स, जो कि लिख दिया हमने, सही है। अब इसको स्टाइल करने की कोशिश करते हैं अपन। ये तो हो गई बेसिक अपना HTML ना। अब हम लोग इसको स्टाइल करते हैं। अच्छा, जो मैं हेड के अंदर टैग्स बता रहा था, ये तो होगा मेटा के टैग, जो कि इसको और वो करने में मदद देते हैं, SEO इसकी करने में मदद होती है। जो इसका टाइटल का है ना, टाइटल का टैग क्या काम करता है, जो ब्राउज़र पे टैब्स के ऊपर जो नाम लिखा हुआ आ रहा होता है ना, वो उसको डिफ़ाइन करता है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ डेमो क्लास करके, यहाँ पे लिखो, लिखा हुआ आ गया डेमो क्लास। अच्छा, इसका जो आइकन वगैरह है ये भी अपन आगे सीखेंगे कि आगे आइकन कैसे चेंज करते हैं। आई थिंक यहाँ से नहीं करते, मैं देख के बता दूंगा उसको, मुझे याद भी नहीं है। CSS की फ़ाइल बना लेते हैं। CSS भी ना 3 टाइप की होती हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। अब इनलाइन CSS क्या होती है भाई, अब जिस भी एलिमेंट के ऊपर ये जो है ना टैग्स, इसको हम कहते हैं एलिमेंट। जब ये दोनों दोनों टैग्स मिलके बनाते हैं ना, तो ये एक एलिमेंट बन जाता है, एक एलिमेंट कहते हैं इसको। अब किसी भी एलिमेंट को हमें अगर डिज़ाइन करना है, तो हम उसको भी 3 तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं। पहली होती है इनलाइन। इनलाइन कहाँ दी जाती है, इसका जो ओपनिंग टैग होता है ना, उसके अंदर आके एक एट्रीब्यूट मिलता है हमें स्टाइल का। वो स्टाइल का एट्रीब्यूट दे के इसके अंदर हम फिर स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग करते कैसे हैं वो भी मैं देख लेते हैं। CSS पे चले जाते हैं, बुक पे ना, अपना बुक 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 कहाँ है, ये रही। इंट्रोडक्शन टू CSS, आइए ना भाई, इंट्रोडक्शन टू CSS 2 रूल्स पे चलती है। इसके अंदर हमें एक सिलेक्टर होता है और एक डिक्लेरेशन होता है। सिलेक्टर क्या होता है, जिस भी एलिमेंट को हम टारगेट कर रहे होते हैं वो सिलेक्टर होता है। अच्छा, ये बात हो रही है एक्सटर्नल CSS की, जो कि हम अलग से फाइल बनाते हैं। अगर हमें इनलाइन देनी है तो इसमें सिलेक्टर कोई नहीं होता, इसमें सिर्फ डिक्लेरेशन होती है, क्योंकि बिकॉज सिलेक्टर तो हमारा वो टैग ही होता है ना। और इसके अंदर एक स्टाइल के कंपोनेंट के अंदर, स्टाइल के कंपोनेंट बोल रहा हूँ, स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर हम उसको 2 हिस्सों में दे सकते हैं CSS ना। ये तो हो गया सिलेक्टर और अपनी उसकी डिक्लेरेशन की बात। सिलेक्टर क्या है, सिलेक्टर हमारा वो एलिमेंट है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं CSS अप्लाई करने के लिए। और डिक्लेरेशन क्या है, जिसके अंदर हम पेयर और वैल्यू की फॉर्म में, पेयर और वैल्यू की फॉर्म में, पेयर और वैल्यू की फॉर्म में वो देंगे, स्टाइलिंग देंगे, सही है ना। अब पेयर और वैल्यू का क्या सीन है, पेयर और वैल्यू क्या है, ये जो पेयर है ना, ये पेयर है। ऑब्जेक्ट का पेयर पढ़ा होगा ना आपने, ये देखो एक ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट किस में वो करता है काम, पेयर और वैल्यू, की और वैल्यू में काम करता है ना। इसकी एक की होती है जो उसका नाम, जैसे अगर मैंने लेट से एक ऑब्जेक्ट बनाया नेम, नेम की वैल्यू आ गई,
एज और उसकी वैल्यू आ गई, एज आ गई, और जो भी लेट से आप जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बढ़ा लो। तो अब इसकी की क्या है, फॉन्ट फैमिली इसकी की है और इसकी वैल्यू है एरियल। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दूँ, जैसे कि अगर यहाँ आता हूँ मैं, पहले हम इनलाइन सीएसएस दे देते हैं, ये बैकग्राउंड कलर आ गया इसकी की। अब इसकी वैल्यू दूंगा मैं, जो भी मुझे कलर देना है, को जो भी कलर मेरे को डिफाइन करना है, मैंने ये करा। अपना इसके अंदर ये इनलाइन सीएसएस है, तो इसमें हमें कोई फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, स्टाइल का इधर हमने वो दिया और ये स्टाइलिंग शुरू हो गई। इतना समझ में आया, इनलाइन सीएसएस समझ में आई कि क्या होती है, और की और वैल्यू का पेयर समझ में आया कि की क्या होती है और वैल्यू क्या होती है सीएसएस के अंदर। समझ में आया? बच्चे इतने काम में मज़ा नहीं आ रहा यार। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई बात इनलाइन सीएसएस की, मैं इधर लिख भी देता हूँ। अबे एट्रीब्यूट के अंदर लिख रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट, स्टाइल का एट्रीब्यूट, स्टाइल के एट्रीब्यूट की मदद से स्टाइलिंग इनलाइन सीएसएस दे सकते हैं। सही है भाई? अच्छा, जब मैं पुश करूँगा मैं सारी चीज़ें एक साथ लिख दूँगा, अभी फ़िलहाल मैंने इतना लिख दिया। सही है। अब बात कर लेते हैं अपना इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस कहाँ क्या क्यों इस्तेमाल होती है और कैसे क्यों करनी चाहिए और इसका फ़ायदा क्या होता है। अब देखो भाई, हमारी जो वेबसाइट होती है वो एक पेज, उसमें बहुत सारी चीज़ें सेम होती हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे डेमो कलर पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है, डेमो क्लास पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा है। अब जो मैं चाहता हूँ कि इसका भी, इसका पैराग्राफ का भी जो कलर है वो यही हो, एक्वा। अब फ़िलहाल तो ये सभी सिर्फ तीन तीन चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे अगर पूरी वेबसाइट पे चार चार बार, चार से चार नहीं, चलो 10 बार अगर पैराग्राफ लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ उसका कलर एक ही हो, अब मैं बार बार जाके उसको यहाँ पे जाके उसके एट्रीब्यूट का उसका एट्रीब्यूट कॉल करूँगा, उसको फिर कलर दूंगा, तो ये लंबी होगी। मतलब लंबी से मुराद अगर मुझे बाद में चेंज भी करना होगा तो उसको चेंज करने में भी ना मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक इनलाइन सीएसएस, इनलाइन इंटरनल सीएसएस का वो बताया कि आप हेड के अंदर आएँ और हेड के अंदर हमें एक मिलता है स्टाइल का एलिमेंट। उस स्टाइल के एलिमेंट में आके आप सीएसएस लिखें। स्टाइल के एलिमेंट में आके सीएसएस कैसे लिखेंगे? अब जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने बोला भाई, इसको मैंने एक क्लास दी, क्लास का एक एट्रीब्यूट, क्लास वगैरह के बारे में तो पता है ना आप लोगों को, क्लास क्या है, आईडी क्या है, ये सब मुझे एक बार ये बता दो ताकि फिर मुझे बताने में आसानी रहे। वैसे जहाँ तक का मुझे रात लगता है यार, पता तो होगा HTML के बारे में इतना तो। खैर, मैंने इसको क्लास दी, टेस्ट के नाम से एक क्लास दे दी मैंने। अच्छा, क्लास को डिनोट करने का क्या है, क्लास को कॉल करने का क्या है? क्लास को हम डॉट से कॉल करते हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो। नहीं पता तो भी चलेगा, अगर पता है तो भी चलेगा। अच्छा, अगर मैंने बोला या इस स्टाइल के अंदर मैंने पी को टारगेट करा, अभी क्लास को टारगेट नहीं करा, अभी सिर्फ मैंने एलिमेंट को टारगेट करा। एलिमेंट को टारगेट करने का मकसद ये है कि इस पेज पे जितने भी पी होंगे ना पैराग्राफ के टैग, अब मान लो 10 पैराग्राफ के टैग हैं, 10 डिस्क्रिप्शन के टैग हैं जो पी से ही डिफाइन है। मैं चाहता हूँ वो 10 जो पैराग्राफ के हैं सिर्फ उसका कलर चेंज हो और डिस्क्रिप्शन के जो 4 हैं उनका कलर चेंज नहीं हो। अगर मैं चाहता हूँ सबका साथ हो तो मैं पी को टारगेट करके बैकग्राउंड कलर डाल के और एक्वा कर दूँगा।
जिससे हो जाएगा। अब अगर मैं अब देखो इसमें टेस्ट की क्लास है। अब जो मैं नया क्रिएट करूँगा ना, नीचे नए 2-3 करे, तीनों का कलर आ रहा है, लेकिन अगर मैं तीनों के में से क्लास हटा दूँ तब भी कलर आ रहा है। और चलो इसकी रहने देते हैं, बीच वाले को छोड़, बीच वाले की हटा दी, देखो तब भी तीनों में कलर आ रहा है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस एलिमेंट को हम टारगेट करेंगे इंटरनल सीएसएस में, तो उस पेज के जितने भी एलिमेंट होंगे, जिस एलिमेंट को हमने टारगेट करा है, उन सब पे वो सीएसएस अप्लाई हो जाएगी जो हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर लिखेंगे। सही है ना? ये तो हो गई एलिमेंट टारगेट करके काम करने की बात हो गई। अब मैंने बोला मुझे ये जो तीन है ना, इसमें से सिर्फ ऊपर वाले और बॉटम वाले का करना है, मेरे को बीच वाले का कलर चेंज ही नहीं करना, मेरे को उसका सिंपल रखना है। तो उसको कैसे करेंगे? तो इसमें क्लास क्लास होती है ना, मैंने आपको बताया क्लास। तो क्लास को कॉल करने का, क्लास को टारगेट करने का क्या है, यहाँ पे आपने क्लास दी हुई है टेस्ट के नाम से। सीएसएस के अंदर जब आप आएंगे तो उसको टारगेट करेंगे डॉट से, डॉट टेस्ट। मैंने जो जैसी डॉट टेस्ट करा तो इसके अंदर क्लास थी और इसके अंदर क्लास थी टेस्ट की, तो वो दो एलिमेंट टारगेट हो गए और उसके ऊपर सीएसएस अप्लाई हो गई। ऐसा ही आईडी का भी है, अगर हम आईडी को भी करना चाहें तो हम आईडी को भी कर सकते हैं। मैं लेट से अगर मैं यहाँ बोलता हूँ आईडी और टेस्ट, टेस्ट नहीं टेस्ट 2 कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। अब मैंने ये हटा दी। सही है? अब आईडी को टारगेट कैसे करते हैं? क्लास का तो हमें पता चल गया भाई। क्लास का ये है कि हमने डॉट सेट क्लास को टारगेट कर लिया। अच्छा, क्लास का सीन ये मल्टीपल अब मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं हम, अगर हम चाहें तो, और इसको गैप करके एक और क्लास दे सकते हैं। अच्छा, आईडी एक देंगे। आईडी यूनिक होती है बिकॉज जब हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे और जब इसको हम गेट करेंगे तो आईडी एक ही होती है। जिस भी एलिमेंट की अगर आईडी होगी ना तो वो एक ही होगी। अब मैंने देखो यहाँ पे क्या करा हुआ है, मैंने दोनों को आईडी सेम कर दिया। ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, वैसे हो जाता है रख लेते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने इसलिए कर दिया, अभी हम फ़िलहाल सीएसएस पढ़ रहे हैं, अगर हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होते तो मैं ये नहीं करता। मैंने आपको जस्ट सिंपल समझाने के लिए मैंने इसको कर दिया है। अच्छा, आईडी को टारगेट कैसे करते हैं हम एचटीएमएल के अंदर? आईडी को टारगेट करते हैं हम हैश से। हैश लगाएंगे, उस आईडी का नाम देंगे टेस्ट 2 के नाम से और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ब्रैकेट जो होते हैं, और वो आईडी टारगेट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें उसके अंदर जो भी सीएसएस अप्लाई करनी है वो कर देंगे। जैसे मैंने बोला लेट से बैकग्राउंड कलर एक्वा करा, ये एक्वा हो गया। सही है ना भाई? इतनी बात हो गई है इंटरनल सीएसएस की। इंटरनल सीएसएस अप्लाई। सही है ना भाई? इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। अब बात आती है एक्सटर्नल सीएसएस की। 3 टाइप होती हैं, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सीएसएस का क्या सीन होता है? एक्सटर्नल सीएसएस को हमें कनेक्ट करना पड़ता है एक अलग से फाइल बना के। मैं यहाँ आया अपने फोल्डर में, मैंने बोला स्टाइल डॉट। अच्छा, इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? हमने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी, टाइप स्क्रिप्ट की एक्सटेंशन होती है टीएस। जावा स्क्रिप्ट पढ़ी या आप लोग पढ़ोगे या जिसने पढ़ ली, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट जेएस। इसकी एक्सटेंशन होती है सीएसएस। सीएसएस मतलब सीएसएस। और एचटीएमएल की होती है एचटीएमएल, डॉट एचटीएमएल। इसको मैंने क्रिएट करा। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैंने बोला भाई पी, वही वाली सेम वही चीज़ है, बस क्या है, अब ये मैं इस फाइल को ले आया मैं बाहर। इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर मुझे, जैसे मैंने टेस्ट 1 करा, टेस्ट 1 और डॉट, ये क्लास है टेस्ट 1 की। अब इसका क्या है? बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर है रेड। सही है? अब मैंने एक और पेज बनाया। मैंने एक और पेज क्या बनाया? मैंने एक लॉगिन डॉट एचटीएमएल बनाया और इधर मैंने पी और क्लास टेस्ट 1 और मैंने ये कर दिया। सही है भाई?
अब इधर भी मैंने एक टेस्ट वन की क्लास दे दी, और इसको मैं आईडी हटा देता हूँ ताकि आप लोगों का पता चल जाए। इसके जो पहला वाला वो पैराग्राफ का एलिमेंट है, पैराग्राफ है, इस पे अभी फ़िलहाल कोई सीएसएस अप्लाई नहीं हो रही, सही है ना। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो हमने सीएसएस की फ़ाइल बनाई है, हमने आईडी तो वो तो पास कर दी, क्लास तो पास कर दी, लेकिन हमने जो स्टाइल की जो फाइल बनाई है उसको हमने लिंक नहीं कराया उस पेज से जिस पेज पे हमें उसकी सीएसएस अप्लाई करवानी है। मैं इसके लिंक कराने का क्या होता है, लिंक का एक वही बोल लो, एक एलिमेंट बोल लो जो होता है, उसको हम इसके अंदर तो आ गया ऐसे, इसके अंदर तो वीएस कोड के अंदर तो इंटेलिजेंस आ रहे होते हैं, कर लिया। अगर हम खुद से भी करना चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। लिंक लगाया ऐसे करके, और इसको लिंक करके ऐसे करके, पता नहीं ऐसे ही हो जाएगा यार, सही है। फिलहाल तो हम लगा देते हैं, लंबी नहीं करते लिंक। अच्छा, इसमें बहुत सारी फाइलें हम लिंक के थ्रू लगा सकते हैं। फ़िलहाल सीएसएस लगा रहे हैं जो कि ये बोल रहा है, सीएसएस लगाई। अच्छा, इसके बाय डिफ़ॉल्ट जो ना एच रेफ के अंदर आएगा उस सीएसएस का यूआरएल, अगर हमारी सीएसएस किसी फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हुई होती तो हम उस फोल्डर को एक्सेस करके करते उसको। जब हम मल्टीपल पेजेस बनेंगे, और जब हम मल्टीपल एक प्रोजेक्ट बनाएंगे मल्टीपल पेजेस वाला जिसमें लॉगिन साइन अप और होम पेज होगा, उसकी अलग अलग फाइल बनाएंगे, और उसका जो क्या फोल्डर स्ट्रक्चर होता है वो भी बताऊंगा आप लोगों को कि उसको किस तरह रखना है। अब देखो, इसमें मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस लगाई जो कि ये लगी हुई है। अब इसमें इस वाले में इंडेक्स की फाइल के अंदर एक पी का एलिमेंट था जिसकी क्लास थी टेस्ट वन, तो उसका कलर चेंज हो गया जो कि मेरी इस स्टाइल की शीट, इस स्टाइल शीट में डिफाइन है कि भाई टेस्ट वन की क्लास से उसका बैकग्राउंड कलर कर दो चेंज। अब मैं चले आता हूँ, मैंने बॉयलर प्लेट बनाई हुई है, सही है। लॉगिन पे लॉगिन डॉट एच टी एम एल, सही है, ये चला गया। इसमें हमें एक वो मिल रहा है, क्या पैराग्राफ मिल रहा है जिसके ऊपर कोई सी एस एस अभी अप्लाइड नहीं है, जबकि लेकिन क्लास है, क्लास लगी हुई है टेस्ट वन की। अगर जब मैं इसके ऊपर लिंक लगाता हूँ सी एस एस का, तो ये कनेक्ट हो गई और इस पर भी आ गई। इससे फ़ायदा क्या हुआ, मैंने सी एस एस लिखी एक, लेकिन उसको अप्लाई क्या कर लिया, दो दो तीन तीन पेज पे अप्लाई कर लिया। क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है, सारी कलर और फॉन्ट्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सेम होती हैं। तो उसका क्या करते हैं हम लोग कि उसको हम एक सी एस एस की अलग से फ़ाइल बना के उसमें रख देते हैं, और उसको मल्टीपल पेजेस में कनेक्ट करवा के उसको यूज़ कर रहे होते हैं। इससे हमारी सी एस एस लिखने की ना वो कम हो जाती है, हम सी एस एस कम लिखते हैं और काम ज़्यादा ले लेते हैं। इसका सिंपल सा ये वो है फंडा। समझ में आया? आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। फ़िलहाल तो अगर कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग। कोई सवाल है? सी एस एस स्टार्ट हुई है, सी एस एस में हमने क्या क्या पढ़ा है। आज का टॉपिक हमारा था कि सी एस एस किस पेयर में होती है, फिर सी एस एस को अप्लाई कैसे करते हैं। हमने सेलेक्टर पढ़े, डिक्लेरेशन पढ़ी, की वैल्यू के पेयर में हमने अब देखो, की पेयर में बता दूं, ये है ना, ये सिलेक्टर है। देखो इधर होवर करने पे बता भी रहा है वो सिलेक्टर, और ये जो है ना, इसके अंदर जो भी होगा ये डिक्लेरेशन है। इस सिलेक्टर की ये डिक्लेरेशन है, और ये जो है ना, ये की है, और ये उसकी वैल्यू है। की क्या है, जैसे हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं की वगैरह होती है, तो ये वो है। समझ में आ रहा है? हेलो, कितने बच्चे हैं? बच्चे कितने? बच्चे ही नहीं हैं। यो, इतना समझ में आया? ये बताओ पहले तो, समझ में आया? सही है। अच्छा, इसका कोड मैं पुश कर दूंगा गिटहब पे। अच्छा, उसको एक्सेस कैसे करना है अब मैं वो दिखा देता हूँ। नई फाइल बनाई है ना मैंने, तो मैं इसको बता देता हूँ।
मैं गया, मैं पहले पुश करने का तरीका देख लेते हैं। आप लोग भी ना गिटहब को यूज़ करना शुरू करो। मतलब गिटहब आप लोग जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, ये छोटे छोटे तो नहीं, मतलब एक अगर आपने 3 पेजेस की 2 पेजेस की वेबसाइट बनाई है तो उसको पुश करो लाजमी। अगर टेबल HTML के, अच्छा अभी मैं आज रात को या कल सुबह तक ना HTML के असाइनमेंट असाइन करूँगा। वो HTML तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन असाइनमेंट असाइन कर दूंगा वो वाले, टेबल बनाना, फॉर्म बनाना, और और भी 2-3 असाइनमेंट मैंने, यू ऑर्डर लिस्ट बनाना, और लिस्ट नॉर्मल नंबर लिस्ट बनाना, ये सब मैं असाइन कर दूंगा। इससे क्या होगा, आपकी HTML क्लियर हो जाएगी, ताकि जब हम CSS हम उस पर इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अच्छा CSS हम पढ़ेंगे बुक से, आज ये सिर्फ नॉर्मल डेमो क्लास थी, इसलिए बुक ज़्यादा यूज़ नहीं करी फ़िलहाल। अच्छा ये मेरा पूरा फोल्डर है। मैं गया CMD पे, मैंने बोला गेट, पुश करने का तरीका भी देख लें। गेट इनिट करते हैं, गेट ऐड करते हैं, सही है, ऐड, गेट ऐड। और अगर हम एक फ़ाइल अगर सेलेक्ट करते हैं, कोई स्पेसिफिक फ़ाइल या फोल्डर, तो वो अगर उस सेलेक्ट करना है तो उसका नाम दे देंगे। अदरवाइज़ डॉट देंगे तो वो उस फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर होंगे, जितनी भी फाइलें होंगी, वो सब सेलेक्ट हो जाएंगी। सेलेक्ट हो गई, गेट कमिट -u। और क्या पढ़ा है हमने आज, डेमो तो ही, वैसे तो डेमो क्लास कवर बेसिक्स HTML ही पढ़ी है ना तकरीबन, CSS तो थोड़ी सी पढ़ी है। सही है, डेमो क्लास कवर बेसिक डिड नॉट मैच एनी फाइल नो टू गेट। अच्छा ये क्या बोल रहा है भाई, कमेंट गलत लिख रहा हूँ आई थिंक मैं। चले आते हैं अपना गिटहब पे, गिटहब बता देगा कैसे लिखना है कमेंट। अच्छा -m था, सॉरी भाई, -m सही है। ये चेंजेस हो गई, चेंजेस हो गई, सही है। अब मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, गेट मेन ब्रांच, गेट मेन ब्रांच, गेट मेन ब्रांच, और इसको मैंने कर लिया। और गेट रिमूट, इसको भी कॉपी कर दिया, और इसको भी पेस्ट कर दिया, और इसको भी कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया, सही है। ये मेरा कोड हो जाएगा पुश, यहाँ से आप लोगों को मेरे गिटहब पे मिल जाएगा। अब अगर मैं कोई चेंजेस करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने बनाया एक और गेट का फोल्डर, और इसको मैं डिलीट कर दूंगा बाद में। अच्छा बाद में नहीं, या उसी में काम कर लेंगे, तो एक फ़ाइल बना के अभी पुश कर देता हूँ। एक काम करो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको क्लोन कर लेता हूँ। CMD में मैंने करा क्लोन, अगर जैसे अब मैंने पुश कर दिया ना, अब आप लोग करोगे क्लोन इसको जाके। मैं कर लेता हूँ क्लोन, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, अगर बाद में भी कोई चेंजेस होती है तो आपको पूरा पूरा कोड डालने की करने की ज़रूरत नहीं है। देखो अभी एक फ़ोल्डर आ गया, अब इस फोल्डर के अंदर 3-4 फाइलें हैं, अभी आगे फाइलें और बढ़ती रहेंगी, तो उसको पूरा पूरा तो आप लोग करोगे नहीं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ बोला गेट क्लोन, GISC कोर्स ही है ना, यहीं पे डालना है, नहीं ये नहीं डालना है, यहाँ पे नहीं डालना, सॉरी यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मैंने बोला CMD गेट क्लोन, और ये क्लोन कर लिया, ये आ गया GISC स्टूडेंट। और इसको मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ VS कोड में। ये एक फ़ोल्डर आ रहा है अभी, सही है। ये वो फ़ोल्डर है जो एक क्लास हो गई। अब मिसाल के तौर पे मैंने आज ही क्या करा, मैं अपनी GISC वाले स्टूडेंट में गया, यही है, सही है। इसमें मैं क्या गया, कोर्स मटेरियल वाला ही है ना, हाँ मैंने इसका CMD ओपन रखा हुआ है आई थिंक, हाँ ये रहा। इसके VS कोड में मैं खोल लेता हूँ इसको, डेमो क्लास, ये सही है भाई। मैंने बोला डेमो क्लास है ना, मैंने बोला एक और फोल्डर बनाते हैं,
लेटेस्ट फर्स्ट क्लास के नाम से बना लेते हैं, फर्स्ट क्लास, सही है। और इसको मैंने ओपन करके एक इंडेक्स की फ़ाइल बना दी। इंडेक्स डॉट HTML, ये मैं पुश कर रहा हूँ। ये सब आप लोगों को देखने की मतलब वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको वो देखना है जो अभी पुश होने के बाद होगा, सही है ना। ये मैंने कर दिया, सही है। अब मैं चले जाता हूँ वापसी पुश करने पे। मैंने यहाँ से कर दूंगा, मैं यहाँ से गेट ऐड गेट कमिट -m ऐड फर्स्ट क्लास, ऐड क्लास लिख लो यार, कुछ भी लिख लो, सही है। और मैंने कर दिया इसको गेट पुश, सही है। ये हो गया गेट पुश, सही है। अब यहाँ से तो हो गया, मेरी तरफ से फाइनल हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, दोबारा आप लोगों को जाके कॉपी करके गिट क्लोन करने की ज़रूरत नहीं है, पुराना डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने करा हुआ है ना, बस ये जो गिट की फ़ाइल है ना, ये होना लाजमी है। मिसाल के तौर पे अगर आप, हमने यहाँ पे क्लोन करा था, ये रहा स्टूडेंट वाला, सही है। अबे डेमो क्लास फर्स्ट क्लास यहाँ से पुश कर दिया, चाहिए से स्टूडेंट। चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं, सही है। इसको मैंने ओपन विद कोड करा, इसके अंदर देखो एक ही क्लास आ रही है ना, क्लास एक ही आ रही है। मैंने इसको क्या करना है, मैं यहाँ से करूँगा गेट, सिर्फ एक कमांड आपने चलानी है आके, गेट पुल। कोई भी नई वीडियो अपलोड गुड के कोड मैंने पुश कर दिया, बस आपको उसके बाद गेट पुल की कमांड चलानी है उसके CMD में। गेट पुल की मैंने कमांड चलाई, वो सारी चीज़ें एक्सेस हो गई मेरी, वो आ गया मेरा, ये फर्स्ट क्लास का फोल्डर आ गया। बस ऐसे आपको रोज़ अगर कोई कोड पुश होता है, आपने गेट पुल की कमांड चलाएंगे, आपके पास आ जाए। समझ में आया क्या बताना चाह रहा था मैं, ये समझ में आ गया ना। मैं डिलीवर कर पाया वो चीज़ जो मैं करना चाह रहा था, बताओ। हेलो, समझ आ गया, सही है। फिर इंशाल्लाह फिर या तो कल होगी क्लास इंशाल्लाह, या फिर परसों होगी, लेकिन क्लास अब इंशाल्लाह कंटिन्यू चलेगी और ऐसी चलेगी, और थोड़ी लंबी चलेगी, सही है ना। तो फिर क्लास को एंड करते हैं। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड की है, वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, और दे दूंगा आप लोगों को, लिंक डाल दूंगा ग्रुप में, जो भी होगा सीन जैसा भी होगा, सही है ना भाई। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।